हमारा ये क्लास 10 का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ये 12वां चैप्टर है। इस चैप्टर से अगर यदि देखा जाए तो हमारे बोर्ड एग्जाम में 7 से 9 नंबर तक पूछा जाता है सवाल। 7 से 9 नंबर तक ऑब्जेक्टिव भी इससे कम से कम 2-3 पूछ देता है और बाकी बाद सब्जेक्टिव में इससे सवाल पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें फार्मूला है, वृत्त है। आखिर वृत्त क्या है, वृत्त से संबंधित क्या क्या हम निकालेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, एक वृत्त बनाते हैं, देखते हैं उसमें होता क्या क्या है। वृत्त के कितने अंग होते हैं? वृत्त के मात्र एक ही अंग होता है और वो होता है उसका त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। वृत्त का ऐसा डेफिनेशन नहीं। अगर यदि वृत्त का डेफिनेशन देखना चाहो तो अगर यदि मान लो एक कोई धागा लेते हैं, उस धागा के एक सिरे पर रख करके दूसरे सिरे पे एक पेन से अगर यदि हम घुमा देते हैं, उससे जो हमारा संरचना तैयार होता है उसे ही हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। वृत्त का एक अंग होता है जिसको हम सब क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है, इसलिए त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है? आर से। किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित किया जाता है। और इसमें एक केंद्र होता है जो कि वृत्त का मुख्य केंद्र होता है, उसको किससे सूचित करते हैं? किससे सूचित करते हैं? ओ से सूचित किया जाता है। समझ रहे हो? और देखो ये वृत्त का जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? कोई बच्चे बताओ। इस वाले भाग को, ये जो हम अभी रचित कर रहे हैं, ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये वाला भाग परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वाला भाग ही हमारा क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। ठीक। तो अब यहाँ से हम इसका फार्मूला भी देखेंगे। पहले हम वृत्त के बारे में देखें, वृत्त की त्रिज्या को देखें और परिधि, यानी मान लो ये एक तार से बना हुआ है, तो यहाँ से इसको एक लंबा अगर यदि हम करते हैं तो वो उसकी लंबाई कितनी होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? वृत्त की परिधि कहेंगे। अब एक और वृत्त बनाते हैं हम। क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे उसमें। ये हमने क्या बनाया? एक वृत्त बनाया। इस वृत्त में हमारा क्या है? ये केंद्र है। केंद्र से ये क्या है? हमारा त्रिज्या है। अभी हमने इसमें क्या निकाले? ऊपर वाले में ये जो ऊपर पूरा लाइन था, इस पे, इसी को हमने क्या कहा? परिधि कहा। और इसके अंदर वाला भाग हम जो अभी ये देखो पेंट कर रहे हैं, ये अंदर वाला जो भाग है, ये वाला भाग हमारा क्या कहलाता है? ये वाला भाग ही हमारा क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। ये वाला भाग हमारा, ये जो अंदर वाला भाग है, ये वाला भाग हमारा क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। इसको लिखो। अब देखो आगे, अभी हम क्या क्या पढ़े? वृत्त और क्षेत्रफल के बारे में पढ़े। अब जीवा के बारे में पढ़ते हैं। आखिर जीवा हम किसको कहते हैं? ये मान लो हमारा वृत्त है, हमने क्या बनाया? एक वृत्त बनाया, और वृत्त पर ये एक सतह से दूसरे सतह तक एक रेखा हमने खींच लिया। क्या खींचा? एक रेखा खींच लिया। इसी रेखा को हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा।
और इस जीवा से जो ये वृत्त देखो दो भागों में बट गया है, दो भागों में बट गया है ना। एक भाग ये वाला है और एक भाग ये वाला है। ये वृत्त दो भागों में बटा ना, एक जीवा खींचने से ये वृत्त कितने भागों में बट गया? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। तो दो भागों में जो बट गया, ये वृत्त दो भागों में बट गया, तो ये जो छोटा वाला भाग है, इस वाले भाग को कहा जाता है लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं इस वाले छोटे वाले भाग को? लघु वृत्तखंड कहा जाता है। क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। और ये जो बड़ा वाला भाग है इसको क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। किसी भी वृत्त में जब हम जीवा खींचते हैं तो उस वृत्त को वो जीवा दो भागों में डिवाइड कर देता है, बांट देता है। उसमें छोटा वाला जो भाग होता है उसे हम लघु वृत्तखंड कहते हैं, और जो बड़ा वाला भाग होता है उसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। अभी बैठो, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। जीवा पढ़ लिए। इन सभी का फार्मूला होता है, इन सब का फार्मूला अभी बताएंगे, ठीक ना। अभी सिर्फ फिगर के बारे में देख रहे हैं, किसको कहाँ से क्या कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्यास के बारे में। किसके बारे में? व्यास। फिर से एक वृत्त हम बना लेते हैं। क्या बना लिए? वृत्त बना लिए। इस वृत्त का केंद्र कहाँ है? ये केंद्र है, ध्यान से देखें। इस वृत्त का ये क्या है? केंद्र है। इस पे जैसे हम जीवा खींचे थे उसी तरह जीवा खींचते हैं। इस पे हम जीवा खींच दिए, जीवा खींचे। इसमें कुछ अलग दिखाई दे रहा है कोई ऐसा, लेकिन एक चीज़ अलग है इसमें। क्या अलग है? एक ऐसा जीवा है इस वृत्त में जो कि वृत्त के केंद्र से गुजरता है। कहाँ से गुजर रहा है? वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है। वृत्त के केंद्र से जो जीवा गुजर रहा है उसी जीवा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास को किससे सूचित किया जाता है? डी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित किया जाता है व्यास को। व्यास होता क्या है? व्यास देखो, व्यास में इस त्रिज्या से ये वाला भाग हमारा क्या है? सॉरी, ये मूल बिंदु जो है केंद्र है वृत्त का, इससे ये वाला भाग क्या है? त्रिज्या है, जिसको हम आर से सूचित करते हैं। वहाँ से ये वाला भाग भी हमारा क्या है? त्रिज्या है। और ये जो पूरा भाग है इसी को हम क्या कहें? व्यास कहें ना। इतना सारा ये व्यास को ही समझाने के लिए। तो व्यास जो है यानी डी बराबर, अगर यदि हम लिखना चाहें डी बराबर, तो क्या लिखेंगे? यानी व्यास लिखना चाहें, व्यास बराबर, तो क्या हो जाएगा? आर प्लस आर। व्यास की लंबाई अगर यदि निकालना हो तो आर प्लस आर, आर प्लस आर यही होगा ना। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 आर। यानी व्यास जो होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का कितना गुना होता है? 2 गुना होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है व्यास जो है वो त्रिज्या का कितना गुना है? 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना। और यहाँ से अगर यदि आर बराबर पूछे तो ये गुना में है, ये कहाँ आ जाएगा? डी के नीचे आ जाएगा ना। तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? D/2। यानी त्रिज्या जो होता है वो व्यास का क्या होता है?
व्यास का आधा होता है। त्रिज्या जो होता है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। ये दोनों फार्मूले याद होना चाहिए आप सभी बच्चों को, समझ रहे? चलो इसको लिखो। और इसमें एक चीज़ देख लो, इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वो क्या पूछा जाता है कि पूछ देगा कि एक वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। सबसे बड़ी जीवा जो है वो क्या होता है, तो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा जो है, सबसे बड़ा जीवा वो कौन सा होता है, कौन सा होता है, व्यास होता है। क्या होता है, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा जो होता है वो क्या होता है, व्यास होता है। क्या होता है, व्यास होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो वो व्यास होता है, सबसे बड़ा जीवा। समझ में? लिखो। तक हमने क्या पढ़ा, वृत्त पढ़ लिए, वृत्त किसको कहते हैं, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल पढ़ लिए, व्यास पढ़ लिए। अब देखते हैं जीवा भी पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं त्रिज्यखंड। एक वृत्त बना रहे हैं, ठीक, ये वृत्त है। ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। केंद्र से जो ये रेखा खींची जा रही है तो ये क्या है, हमारा त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। और एक त्रिज्या खींचते हैं, क्या करते हैं, और एक त्रिज्या खींचते हैं, तो ये भी एक त्रिज्या ही है। केंद्र से जो वृत्त के स्पर्श रेखा तक खींचा गया तो वो भी एक त्रिज्या है। दोनों त्रिज्या समान है। तो त्रिज्या से भी देखो ये वृत्त दो भागों में बट गया है। एक वाला भाग ये है, ये वाला एक भाग है, और एक वाला भाग ये है। एक ये वाला भाग है, दो भागों में बटा हुआ है। त्रिज्या, दो त्रिज्या खींचने पर एक वृत्त में जो वृत्त को दो भागों में बांट रहा है, तो उसमें से ये जो छोटा वाला भाग है, ये छोटा वाला भाग, ये वाला भाग हमारा क्या कहलाता है, लघु त्रिज्यखंड। ये एक त्रिज्यखंड बना और इसको हम क्या कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। और ये जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है इसको क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। इसको क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। इन सब का फॉर्मूला भी बताया जाएगा। अभी फिलहाल लघु त्रिज्यखंड किसको कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड किसको कहते हैं, ये फिगर सिर्फ समझा रहे हैं, फिगर को देखो। उसके बाद अगला हमको देखना है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त कैसा होता है, अर्धवृत्त की आकृति कैसा होता है, ये मान लो वृत्त बनाए, क्या बनाए, वृत्त बनाए। वृत्त का ये जो सबसे बड़ी जीवा है उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा खींचा जाए उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। वृत्त बना करके उसका ये आधा हम अगर यदि गायब कर दें, खत्म कर दें, तो ये जो हमारा आकृति बना इसी को हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो, अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं इसी को। तो अर्धवृत्त में क्या क्या निकालना पड़ता है, अर्धवृत्त का हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो अर्धवृत्त का देखो, सबसे पहले जैसे वृत्त था, वृत्त एक है, वृत्त के इस पूरे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं ना, परिधि कहते हैं। तो आधा मानो मिट गया तो आधा तो बचा ना, तो उस आधे का भी तो परिधि निकलेगा ना परिधि। तो अगर यदि इसका परिधि निकालने बोला जाए तो परिधि हम कैसे निकालेंगे,
देखते हैं। परिधि, वृत्त का परिधि क्या बताएं? वृत्त का परिधि 2 पाई r। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई r। तो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है ना, आधा वृत्त है। तो आधा वृत्त को हम क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, तो ये 2 2 कट गया, बचा क्या? पाई r। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या हो गया? पाई r। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। चलो देखो यहाँ, इसमें और कुछ जुटेगा। वृत्त का परिधि जो था वो पूरा था, इसमें क्या ये वाला भाग भी है ना, ये वाला भाग भी है। ये वाला भाग इस केंद्र से यहाँ तक ये क्या है? r है। और इस केंद्र से ये क्या है? बैठो अभी बाहर में बैठो। इस केंद्र से ये क्या है? केंद्र से इधर ये जो है त्रिज्या है, और ये केंद्र से ये भी त्रिज्या है। तो कितना त्रिज्या है? 2 त्रिज्या है। तो वृत्त के परिधि में परिधि जब भी निकालते हैं तो ये पूरा वाला भाग, ये सर्पिल जितना होता है, बाकी बात ये है, ये सब जुट जाएगा, जुटेगा ना। तो ये दोनों r भी इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस ये r, फिर प्लस ये वाला r। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पाई r प्लस 1 2 r। तो वृत्त का जो परिधि, अर्धवृत्त का परिधि जो निकला हमारा, क्या निकला? पाई r प्लस 2r। इसको और भी मॉडिफाई किया जाता है, और भी इसको क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है। यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, दोनों जगह r है, तो r को कॉमन ले लिया जाता है। बचा क्या? पाई, और इधर क्या बचा? 2। ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ अक्सर पूछ दिया जाता है। वृत्त की परिधि क्या है? तो अगर यदि ये वाला ऑप्शन में मिला तो ये मारेंगे, नहीं तो ये वाला ऑप्शन में मिला तो ये मारेंगे, समझे? वृत्त की परिधि क्या होता है? पाई r प्लस 2r, नहीं तो r इंटू पाई प्लस 2। अगर यदि r रिक्त स्थान दे दिया तो वहाँ पे क्या भराएगा? पाई प्लस 2 भराएगा। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हुआ हमारा? अर्धवृत्त की परिधि पाई r इंटू पाई प्लस 2, याद रखना है, ठीक ना। अब इसका क्षेत्रफल पे आ जाते हैं हम जरा सा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिख रहा है नीचे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कुछ नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का उसको आधा कर देना है, पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल उसको अर्धवृत्त में बदलना है तो 2 से भाग दे देना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई r स्क्वायर बटे 2। क्या हो गया? पाई r स्क्वायर बटे 2। एक और फिगर है, उस फिगर के बारे में भी जरा सा देख लेते हैं हम सब। चलिए पिक्चर बना रहे हैं, देखो तुम सब। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों वृत्त का जो केंद्र है वो एक ही है? लग रहा है ना। इस दोनों वृत्त का जो केंद्र है वो एक ही केंद्र है। तो इस दोनों वृत्त को बनाने से बीच में जो ये सरफेस बना है, ये वाला जो सरफेस बना हुआ है, इसी को कहा जाता है वलय। क्या कहते हैं? वलय कहा जाता है, वलय कहते हैं। जैसे कि देखो, मतलब ईटा सोलिंग किया जाता है, जैसे मतलब मान लो गोल जैसा बनाया है, उसके बीच में फिर इस बीच में फुहारा लगा दिया जाता है, और बीच में पानी गिर रहा है, उसके चारों साइड गोलाकार जैसे बीच में खाली जगह रहता है। तो इस प्रकार के फिगर को हम सब क्या कहते हैं? वृत्ताकार वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? वलय कहते हैं। ये वृत्ताकार वलय है। वृत्ताकार वलय है, इसका भी फॉर्मूला बताएंगे, ठीक ना। ये दो वृत्त में से मान लो इसमें से सवाल आएगा, सवाल जब हम सब करेंगे ना बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस फिगर को लिखो,
मेन चीज़ है ये फिगर बताना चाहिए, मतलब सवाल के समय जब ये फिगर हम देखें तो ऐसा ना लगे कि इस फिगर के बारे में हम सब सुने ही नहीं है। तो अभी से जब हम फिगर देखा हुआ रहेगा ना तो फिर उस समय सवाल बनाने में कोई समस्या नहीं आएगा। लिखा, चलो इसको मिटा दें। अब हम सब देखते हैं पहले फार्मूला। क्या देखते हैं यहाँ से सभी बच्चे? फार्मूला वृत्त का जैसे एक वृत्त बनाते हैं, क्या बनाए? वृत्त। वृत्त का ये क्या है? केंद्र है। केंद्र से ये क्या है? हमारा त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। तो और ये वाला भाग भी हमारा क्या है? त्रिज्या है। तो व्यास, व्यास बराबर फॉर्मूला हम सब क्या देखे थे? व्यास को किससे सूचित करते हैं? डी से। तो व्यास बराबर फॉर्मूला क्या था? 2r था, है ना। व्यास बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 8rj और 8rj, तो 2r। और अगर यदि हम त्रिज्या देखें, त्रिज्या बराबर फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा? d/2। त्रिज्या जो होता है वो व्यास का क्या होता है? आधा होता है। अब हम सब चलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पे। किस पे? वृत्त के क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। सर पाई क्या है? तो पाई कुछ नहीं, पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान जो है 22/7 होता है। या फिर इसको किसी किसी केस में 3.14 भी इसका मान रखा जाता है। पाई का मान क्या क्या रखते हैं? 22/7 या फिर 3.14। क्या रखते हैं? 3.14। जब तक कहा ना जाए कि पाई का मान आप 3.14 लीजिए, तब तक हम हमेशा पाई का मान क्या लेंगे? 22/7। क्या लेंगे? 22/7। समझ ली। और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? बताए ना अभी। वृत्त की परिधि 2πr। वृत्त की परिधि 2πr। चलो इतना हम सब देख लिए। अगला फॉर्मूला देखते हैं इसी चैप्टर में। इस चैप्टर में हमको जितना भी काम आने वाला है उन सारे फार्मूलाओं को हम देखते हैं। अभी एक हम वृत्त से, एक ही वृत्त में जब हमने दो त्रिज्या खींचा था, तो उसमें से उस वृत्त को वो त्रिज्या क्या किया था? 2 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में? 2 भागों में। एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग, ठीक ना। तो उसी में इस वाले भाग को हम क्या कहे थे? लघु त्रिज्यखंड। 2 त्रिज्या से बना खंड त्रिज्यखंड। और जीवा से बना, जब जीवा खींचते हैं और वो जब वृत्त को 2 भागों में बांटता है तो उसको क्या कहते हैं? वृत्तखंड। क्या कहते हैं?
वृत्तखंड, और त्रिज्या से जब दो भागों में वृत्त को बांटा जाए तो वो त्रिज्यखंड। तो ये लघु त्रिज्यखंड है और ये क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो सर इसको कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला, तो इसका भी फॉर्मूला होता है। लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है उस चीज को भी देखते हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। क्या होता है फॉर्मूला, लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। कितना डिग्री, 360। ये लघु का, ये वाला भाग का हमको जब भी क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री लगाएंगे। तो सर दीर्घ वृत्तखंड का फॉर्मूला, दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोई फॉर्मूला नहीं दिया है अभी तक, ठीक ना। तो उसको निकालने का तरीका है, कैसे निकालेंगे उस चीज को देखो। दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको कितना सा भाग का, इस वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए ना, इस वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में अगर यदि हम इतना सा क्षेत्रफल को घटा दें, इतना क्षेत्रफल, लघु के क्षेत्रफल को घटा दे तो दीर्घ वाला बचेगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब भी निकालना होगा तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, उसके बाद किसका क्षेत्रफल चाहिए, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। वृत्त के क्षेत्रफल में लघु के त्रिज्यखंड को क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये हुआ। इसी तरह हम वृत्तखंड का भी, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। नीचे दिख रहा है, चलो अगला हम वृत्तखंड के बारे में भी देख ही लेते हैं। वृत्तखंड किसको हम बोल लेते हैं, तो ये वृत्त है, वृत्त के ऊपर एक जीवा खींचा गया, जीवा को खींचने से जो वृत्त को दो भागों में बांट दिया उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। उसमें से छोटा वाले खंड को लघु वृत्तखंड और बड़ा वाले खंड को क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी बोला जाए कि आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, उसमें लघु और दीर्घ का कोई चर्चा नहीं किया जाए, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। एक चीज बताओ, जैसा ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या समझ लेते हैं, प्लस में है कि माइनस में, प्लस में। कैसे समझ लेते हैं, क्योंकि हम सबको जानते हैं और सब दिन पढ़े हैं कि इसके आगे जब कुछ नहीं लिखा जाए तो इसके आगे हमेशा प्लस छिपा हुआ रहता है, इसलिए ये किस में है, प्लस में है। उसी तरह जब भी बोला जाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमेशा समझेंगे कि वो लघु का ही बोल रहा है। किसका बोल रहा है, लघु का ही बोल रहा है। या फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो हम किसका समझेंगे, लघु वृत्तखंड का बोल रहा है। दीर्घ में नहीं जाना, जब तक लिख के ना दे कि दीर्घ वृत्तखंड या फिर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तब तक हम सभी बच्चे लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। क्या होता है, आर स्क्वायर
पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। समझे? ये होता है फॉर्मूला लघु वृत्तखंड यानी ये वाले भाग का क्षेत्रफल। और जब हमको दीर्घ वृत्तखंड का बोलेगा तो क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दीर्घ का इस वाले भाग का बोलेगा तो क्या करेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल में इस वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये वाला बचेगा ना। देखो ये पूरे क्षेत्रफल में ये वाला घटा देंगे, ये वाला घटा दिए तो बचा क्या, दीर्घ वृत्तखंड नहीं बचा ना। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, चलो इतना सा फार्मूला अभी विशेष है, और भी है इसमें चतुर्थांश सबका फार्मूला, उसको भी बाद में बता देंगे, अभी इतना सा लिखो। चलो वलय के बारे में देखते हैं। कल वलय का हम सब पिक्चर बनाए थे ना, वलय का फार्मूला हम सब नहीं देखे थे, आज वलय का फार्मूला देखते हैं, वलय कैसे बना था उस चीज को देखते हैं। ये क्या है, ये एक वृत्त है ना, इसी वृत्त के अंदर एक और वृत्त, इस दोनों वृत्त का केंद्र क्या है, एक ही है। ये जो खाली भाग हमारा, ये बीच में जो बचा ये वाला भाग, यही हमारा क्या है, वलय है। क्या है, वलय है, वृत्ताकार है, तो इसी को हम सब क्या कहते हैं, वृत्ताकार वलय कहते हैं। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालने बोला जाता है कि आप इस वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे, क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है, लेकिन हम सब निकालते कैसे हैं। ये पहला बड़ा वृत्त है ना, बड़ा वृत्त है, उस बड़े वृत्त में से इस छोटे वृत्त को काट के निकाल दें उससे छोटे वृत्त को, तो बचेगा यही इसी सरफेस का हिस्सा बचेगा सिर्फ, तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में अगर यदि हम छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो क्या हमारा वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा या नहीं निकलेगा। देखो ये हमारा बड़ा वृत्त है और इसमें से ये छोटा वाला वृत्त है, तो यहाँ से लेकर के ये इसका त्रिज्या, बड़े वृत्त का त्रिज्या ये हो जाएगा, अगर यदि वो नहीं लेते छोटे वृत्त का त्रिज्या ये हो गया और बड़े वृत्त का त्रिज्या जो होगा ये हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक बड़े वृत्त का त्रिज्या और छोटे वृत्त का त्रिज्या, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या को अगर यदि हम आर मानते, बड़ी आर मानते हैं, और छोटे वृत्त की त्रिज्या को छोटी आर मानते हैं, क्या मानते हैं, छोटी आर। बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम बड़ी आर मान लिए और छोटे वृत्त की त्रिज्या को क्या मान लिए, छोटी आर मान लिए। तो यहाँ से हमको बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना है, तो हमको किसका क्षेत्रफल मिलेगा, इस वलय का क्षेत्रफल मिलेगा ना, वलय। तो वही करते हैं, वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालें, देखें तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बड़ा वृत्त का हमने आर क्या माना है, बड़ी आर माना है। उसी तरह अब इसमें से हमको किसको घटाना है, निकाल के किसको बाहर करना है, छोटे वृत्त को। जो छोटा वृत्त हो या बड़ा वृत्त, सभी का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। छोटे वृत्त का जो त्रिज्या है उसको हमने छोटी आर माना है और बड़े वृत्त के त्रिज्या को क्या माना है, बड़ी आर माना है। तो बड़े वृत्त के त्रिज्या में जब छोटे वृत्त की त्रिज्या को घटा देंगे तो हमको इस वलय का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। बस यही फार्मूला है, यही हमारे वृत्ताकार वलय के क्षेत्रफल को निकालने का फार्मूला है। अब इसी फार्मूला को बहुत सारे कहीं पाई को कॉमन ले लिया जाता है, अलग अलग फॉर्मेट में तोड़ दिया जाता है और अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्टिव में भी फार्मूला को पूछ दिया जाता है। अब इसी क्षेत्रफल को देखो एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, क्षेत्रफल को पाई दोनों जगह है,
पाई को कॉमन ले लिए, बचा क्या, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ये भी हमारा क्या है, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल ही है, क्या है, क्षेत्रफल ही है ना। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। ये फिर तुम फार्मूला डायरेक्ट यूज करके जिस समय बनाओगे तो पाई का मान दोनों जगह क्यों रखेंगे, पाई को कॉमन रख करके बड़ी आर में छोटी आर को घटा देंगे, निकल जाएगा। इसको और एक तरह से तोड़ दिया जाता है, इसका और एक फॉर्मेट बना दिया जाता है। क्या तोड़ सकते हैं हम इसको, पाई इधर है ही, ये देखो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में तोड़ सकते हैं। ए प्लस बी यानी आर प्लस छोटी आर इंटू ए माइनस बी आर माइनस छोटी आर। ये भी क्या है, हमारा वृत्ताकार वलय का ही क्षेत्रफल है ना। अगर यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए पाई इंटू आर प्लस आर दे दिया जाए तो, और इस जगह खाली स्थान दे दिया जाए तो वहाँ पे क्या भरा जाएगा, आर माइनस आर भराएगा, बड़ी आर माइनस छोटी आर। और अगर यदि आर प्लस आर और पूछ दिया जाए वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें, या फिर वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल कौन सा है, तो आर प्लस आर आर माइनस आर दे दिया तो इस जगह पे खाली स्थान दे दिया तो यहाँ पे क्या भराएगा, पाई भराएगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान से छोटा छोटा चीज़ एकदम बहुत गहराई से समझना है, ताकि फार्मूला कहाँ से आ रहा है, फार्मूला को हम जब समझ लेंगे ना तो सवाल बनाने में विशेष समस्या नहीं होने वाला, बहुत अच्छा से सवाल बनेगा। अभी वृत्ताकार वलय वाला सवाल भी बनाएंगे। ये फार्मूला का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसमें जो भी सवाल दिया गया है 12.1 में जितने भी सवाल हैं उन सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल बहुत अच्छा सब है, आगे हम सब सवाल बनाते हैं। ये फार्मूला का, इसको लिखो।